कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो भारी होती हैं। वहाँ जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात बहुत शौक से रहती हैं, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में। और कई बार तो वीरानों में ऐसी मखलूक़ात आप पर हावी हो सकती हैं। इसलिए जब भी घर से निकलें आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलें और साथ में ये कोशिश किया करें कि हर वक्त बावजू रहें। इस तरह आप ऐसी मखलूक़ात से महफूज रह सकते हैं। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाक़या फराज ने भेजा है, जो कि आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम फराज है और मैं आज़ाद कश्मीर से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। हम लोग आज़ाद कश्मीर केल के रहने वाले हैं। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे अब्बू के साथ पेश आया था। ये 90s के दौर की बात है, जब मेरे अब्बू ट्रक चलाया करते थे। वो ट्रक चलाने में बहुत महारत रखते थे, इसलिए जब भी कोई सामान कहीं पहुंचाना होता तो सबकी कोशिश होती कि उनका सामान मेरे अब्बू ही लेकर जाएं, क्योंकि मेरे अब्बू हर पहाड़ी रास्ते से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कहाँ सड़क ख़राब है और कहाँ ख़तरनाक मोड़ हैं। फिर वो ट्रक को उस रास्ते के हिसाब से चलाते थे। एक बार जब वो सामान लेकर इस्लामाबाद आए तो उन दिनों इस्लामाबाद में कुछ तामीराती काम हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वहीं रोक लिया गया। तब मेरी उम्र लगभग 2 साल थी। हमारे घर में कोई मर्द भी नहीं था जो घर और बाजार के काम करता। इस वजह से मेरी अम्मी काफ़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि जब अब्बू कश्मीर में होते तो हर दूसरे दिन घर का चक्कर लगा लिया करते और ज़रूरत का सामान भी ले आया करते। वो इस्लामाबाद जाकर फंस चुके थे और मौके के इंतज़ार में थे कि कोई उनके पास आए और कश्मीर माल पहुंचाने का हुक्म दे। कहते हैं कि हमें मालूम नहीं होता, किसी भी वक्त हमारी दुआ कबूल हो जाती है। रात के 9 बजे के करीब मेरे अब्बू के पास कंपनी का एक बंदा आया, जो ये बताने आया था कि मेरे अब्बू को कुछ ही देर में कश्मीर के लिए निकलना है। उसने बताया कि आपका ट्रक लोड किया जा रहा है और सारा सामान केल में ही पहुंचाना है। ये सुनकर मेरे अब्बू की खुशी में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि हमारा घर भी केल के ही इलाके में था। कुछ ही देर में ट्रक लोड हुआ और रात के तकरीबन 10 बजे के करीब मेरे अब्बू ने अपने इस सफ़र का आगाज़ कर दिया। उन दिनों सख्त सर्दी थी। मेरे अब्बू खुशी खुशी ट्रक चलाते हुए कश्मीर की वादियों में दाखिल हो चुके थे और बाहर के मौसम से साफ जाहिर हो रहा था जैसे किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसलिए वो अपने ट्रक को काफ़ी तेज़ रफ्तार में चला रहे थे और उनकी कोशिश थी कि ज़रूरत के अलावा रास्ते में कहीं भी स्टे मत किया जाए। जब वो शारदा नीलम वैली के मकाम पर पहुंचे तो उन्हें कुछ दुकानें खुली नजर आईं, इसलिए उन्होंने वहां रुककर घर की ज़रूरत का कुछ सामान लेना बेहतर समझा। वो सामान खरीदने लगे तो उन्हें उस दुकान का मालिक कुछ अजीब लगा। मेरे अब्बू जब भी उससे कोई बात करने लगते या किसी चीज़ का पूछते तो वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुनता और बात सुनते दौरान उसकी आंखें ऊपर की तरफ फिर जाती। और जब मेरे अब्बू की बात मुकम्मल होती तो पहले कुछ देर वो अजीब तरीके से हंसता और फिर उनकी कही हुई चीज़ उठाकर सामने रख देता। ये सब मेरे अब्बू को बहुत अजीब लगा। उन्होंने उस दुकान से कुछ खरीदारी की और जब वो वापस अपने ट्रक में बैठने लगे, उन्हें बाकायदा महसूस हुआ जैसे उनकी ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद था जो एकदम से गायब हो गया है। मेरे अब्बू को लगा कि शायद ये उनका वहम है, इसलिए वो खामोशी से दोबारा ट्रक में बैठे और इस सफ़र को फिर से जारी किया। लेकिन अब उन्हें सफ़र के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके ट्रक में कोई ख़राबी हो गई हो, क्योंकि उनका ट्रक बहुत ज़्यादा मिसिंग करने लगा था। चलते चलते ऐसा महसूस होता था जैसे ट्रक का इंजन अभी बंद हो जाएगा। फिर वो बंद होने के करीब आता और साथ ही थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेता, जिसके बाद फिर से ऐसा होने लग जाता। मेरे अब्बू तब शारदा का इलाका क्रॉस कर चुके थे। सर्दियों की रातें थीं, किसी भी वक्त कश्मीर में पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता था। इसलिए उनकी कोशिश थी कि ट्रक को बंद ना होने दें, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ट्रक बंद हो गया तो हो सकता है कि यह आसानी से स्टार्ट ना हो। इसलिए वो अपने ट्रक को बहुत कम रफ्तार पर चला रहे थे। आधी रात का वक्त था, वो एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि अगर कोई दूसरा ट्रक वाला रास्ते में मिला तो रुक कर उसे मदद लूंगा,
क्योंकि जिस इलाके में वो सफ़र कर रहे थे वो इलाका ख़तरे से खाली नहीं था। बर्फ़बारी होने की सूरत में वो बुरी तरह से फंस सकते थे। और उस इलाके के बारे में एक बात ये भी मशहूर थी कि वो पूरा इलाका हॉन्टेड था। वहाँ कई लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ चुके थे। इसलिए उनकी कोशिश थी कि ट्रक को सिर्फ तब ही रोका जाए जब कोई गाड़ी या ट्रक का गुजर हो। रिजवान भाई देखते ही देखते एक ऐसा मोड़ आया जहाँ वो ट्रक दोबारा पिक नहीं पकड़ पाया और चलती जगह पर अचानक बंद हो गया। मेरे अब्बू जब ट्रक से नीचे उतरे तो उन्हें बकायदा 2 से 3 लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो ट्रक से उतरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन यकीन जाने वहाँ मेरे अब्बू के अलावा कोई भी नहीं था। एक तरफ घने जंगलात और दूसरी तरफ दरियाए नीलम था। वो अंदर से टॉर्च निकाल लाए और ट्रक का जायजा लेने लगे। जब वो ट्रक का जायजा ले रहे थे तो उन्हें अपने साथ किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रक के इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है। जब वो एक कोने पर जाते हैं तो वो दूसरे कोने पर चला जाता है, और जब मेरे अब्बू वहां जाकर देखते हैं तब वही वजूद उस ट्रक के पहले कोने पर आकर रुक जाता है। वो वजूद उनसे छुप भी रहा था और उन्हें तंग भी कर रहा था। इसी दौरान थक हार के मेरे अब्बू ने जब ट्रक के नीचे झांका तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो देखकर उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ट्रक के पीछे एक ऐसा वजूद खड़ा था जिसके पाँव आम इंसान से कहीं बड़े थे। उसके पाँव पर लंबे बाल, जबकि उंगलियां सिर्फ 2 ही थीं। इससे पहले कि वो मखलूक उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती, वो फौरन से ट्रक में घुस गए और ट्रक के दोनों दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया। अब आधी रात का वक्त था, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं नजर आ रही थी। मेरे अब्बू एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहां हमारे गांव के बड़े अकेले जाने से मना करते थे, क्योंकि जिस जगह पर वो मौजूद थे वहां चुड़ैलों और ऐसी चीजों के देखे जाने के कई वाकयात सामने आ चुके थे। जो मखलूक बाहर मौजूद थी वो मुसलसल ट्रक के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार में है कि ट्रक ड्राइवर बाहर आए और मैं उस पर हमला आवर हो जाऊं। इस बात को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मेरे अब्बू ट्रक के अंदर ही मौजूद थे और पिछली काफी देर से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी थी। जो मखलूक बाहर मौजूद थी अब वो ट्रक को पूरी ताकत के साथ हिला रही थी। आप तो जानते ही होंगे कि ट्रक का कितना ज्यादा वजन होता है। वो ट्रक भारी सामान से भरा हुआ भी था, लेकिन उसके बावजूद वो मखलूक उस ट्रक को आसानी से हिला सक रही थी। असल में उसे मेरे अब्बू का ट्रक में पनाह लेना अच्छा नहीं लगा था, जिसका गुस्सा वो ऐसे उतार रही थी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। मेरे अब्बू, जो कि बेबस होकर ट्रक के अंदर बैठे थे, कि अचानक उन्हें 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स नजर आईं, जो अब उनके ट्रक के पीछे आकर रुक चुकी थीं। जब सर उठाकर देखा गया तो उनमें से एक एम्बुलेंस, जबकि दूसरी गाड़ी भी उस एम्बुलेंस के साथ ही थी। एम्बुलेंस के साथ वाली गाड़ी में सवार 2 बंदे उतरकर उनके पास पहुंचे, जो रुकने की वजह मालूम करने आए थे। जिस पर मेरे अब्बू ने उन्हें बताया कि मेरा ट्रक खराब हो गया है और ये जगह ठीक भी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उन बंदों ने देखा कि मेरे अब्बू बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जब तक ट्रक ठीक नहीं हो जाता हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। जब मेरे अब्बू से ट्रक स्टार्ट करने का कहा गया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ट्रक पिछले 2 घंटों से बंद था वो पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गया। ये देखकर मेरे अब्बू बहुत ज्यादा हैरान हुए। फिर उन बंदों के आने का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनसे छोटी सी गुजारिश की कि अगर आप में से कोई केल तक मेरे साथ ट्रक में आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ और इस वक्त तनहा सफर करने से मुझे खौफ आ रहा है। इसके बाद उनमें से एक बंदा मेरे अब्बू के साथ ट्रक में बैठ गया, जबकि दूसरा बंदा उस गाड़ी में चला गया जहाँ से वो उतर कर आया था। सफर के दौरान जब उस शख्स से मेरे अब्बू की बातचीत हुई तो पता चला कि वो लोग भी केल ही जा रहे हैं, जो कि असल में एक डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। उस शख्स ने बताया कि ये डेड बॉडी उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव की है, जो केल में पहुंचानी है। जब मेरे अब्बू ने इस बारे में उनसे मजीद मालूमात ली तो पता चला कि ये साहब केल के रहने वाले थे, जो 1 माह पहले सऊदीया में इंतकाल कर गए थे। पिछले 1 माह से ये डेड बॉडी सर्द खाने में थी। अब जब कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई तो इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद जब केल का इलाका शुरू हुआ तो वो शख्स ट्रक से उतरकर वापस अपनी गाड़ी में चला गया। जाते हुए उसने बताया कि जो डेड बॉडी वो लेकर जा रहे हैं, इनकी नमाज जिनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। जब आप तक ये खबर पहुंचे तो जिनाजे में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। जिस जगह पर जिनाजा था उस जगह के बारे में अब्बू पहले से जानते थे, क्योंकि इलाके में जब भी कोई फौतगी होती तो नमाज जिनाजा वहाँ अदा किया जाता। उस शख्स के जाने के बाद मेरे अब्बू फौरन गोदाम में गए जहाँ सामान पहुँचाना था। सामान वगैरह पहुँचाने के बाद जब वो घर आए तो इतना थक चुके थे कि सर रखते साथ ही उन्हें नींद आ गई। जब वो सो के उठे तो उनके कानों में ऐलान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसमें नमाज जिनाजा ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद था।
और ज़ोहर होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था, इसलिए वो जल्दी से उठे, वज़ू किया और मस्जिद पहुंचे। कुछ ही देर में नमाज हुई, फिर सब जनाजे के लिए चल दिए। नमाज जनाजा अदा होने के बाद मेरे अब्बू ने सोचा कि फोत होने वाले शख्स का चेहरा देखता हूँ, शायद मैंने इन्हें पहले देखा हो। रिजवान भाई, जब मेरे अब्बू ने उस मैयत का चेहरा देखा तो एक बार उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो मैयत उस शख्स की थी जो पिछली रात उन्हें दुकान में मिला था, जो कि असल में उस दुकान का मालिक था। ये वही शख्स था जो गर्दन टेढ़ी करके उनकी बात सुनता था और फिर अजीबो गरीब तरीके से हंसने लग जाता था। उसका चेहरा देखने के बाद मेरे अब्बू का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि उसका इंतकाल तो 1 माह पहले हो चुका था, जबकि ठीक 1 रात पहले मेरे अब्बू ने उसी शख्स से खरीदारी की थी। ये बात काफी अजीब और पुरअसरार थी कि मेरे अब्बू को सुनसान कश्मीर की वादियों में ऐसा शख्स मिला जिसे गुजरे 1 माह का अरसा हो चुका था और उसकी डेड बॉडी भी उस रात उसी वादियों से गुजारते हुए उसके घर लाई जा रही थी। इस वाक़े के बाद वो इतना बीमार हुए कि 1 माह तक अपने बिस्तर से ही ना उठ सके। हमने काफ़ी जगह उनको दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे खालू के एक जानने वाले थे जो ताऊबट में रहते थे। वो काफ़ी इल्म वाले इंसान थे, जो हर हफ्ते केल आते तो कुछ देर मेरे अब्बू के साथ गुजारते और उन पर दम वगैरह करके वापस चले जाते थे। उन्होंने हमें बताया था कि मेरे अब्बू पर हवाई मखलूक के असरात हुए हैं, जो उन पर हमला आवर हुई, लेकिन जाते जाते अपने बुरे असरात इन पर छोड़ गई। इस वाक़े के बाद मेरे अब्बू के दिल में ऐसा खौफ बैठा कि फिर दोबारा उन्होंने कभी ट्रक नहीं चलाया। उस नौकरी को खैराबाद कहा और यहाँ कश्मीर में एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया, जो आज तक करते आ रहे हैं। ये मेरे अब्बू का वाक़या था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो अहमद जहांगीर ने लाहौर से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और लाहौर की एक जगह घोड़े शाह रोड से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अहमद जहांगीर है। मैं और मेरे तमाम घर वाले आपकी आवाज़ और वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या आज से 30 साल पुराना है, जो मेरे दादाजी के साथ पेश आया था। मेरे दादा अबू बताते हैं कि मैं उस ज़माने में तांगा चलाया करता था। एक दिन तकरीबन रात के 1 बजे के करीब का वक्त था। उनको तांगा चलाते दौरान एक बहुत हसीन सवारी मिली, जो बज़ाहिर एक लड़की मालूम होती थी। रिजवान भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे दादा अबू बताते हैं कि वो बहुत हसीन थी। उसने मेरे दादा अब्बू को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया, तो मेरे दादा अब्बू ने सवारी का सोचते हुए उसके करीब तांगा रोका और पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो इस पर वो अपना इलाका बताते हुए जैसे ही तांगे पर बैठी, तो मेरे दादा अब्बू को तांगा बहुत भारी महसूस होने लगा और दादा अब्बू के कंट्रोल से घोड़ा भी बाहर होने लगा। इतने में जो लड़की तांगे पर मौजूद थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और मेरे दादा का घोड़ा भी काबू होने लगा। जैसे जैसे वो फैल रही थी, घोड़ा अपने आपे से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि रिजवान भाई माना जाता है कि घोड़ा गाजी जानवर है और इन जानवरों को अनदेखी मखलूक नजर आती है। जैसे ही घोड़ा बेकाबू हुआ, वो लड़की फौरन तांगे से गायब हो गई। लेकिन जाते हुए उसने मेरे दादा अब्बू के कान में कहा कि अभी तो इस घोड़े की वजह से बच गया है। ये सुनते ही मेरे दादा अब्बू ने तांगे का रुख घर की तरफ किया और बहुत तेजी से अपने घर की तरफ आने लगे। इस दौरान रास्ते में उन्हें 2 से 3 सवारियों ने भी रोका, लेकिन वो डर के मारे नहीं रुके। जब वो घर पहुंचे तो आग की तरह बुखार में जल रहे थे। मेरी दादो, जो कि उस वक्त जाग ही रही थी, मेरे दादा ने उन्हें सारा वाकया सुनाया। अब जैसा कि मेरे दादा बुखार की तपिश में थे, मेरी दादो ने उन्हें दवाई लेने को कहा। जब मेरे दादा दवाई लेने के लिए उठकर बैठे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजा तोड़कर उन्हें बुला रहा हो। जैसे ही मेरे दादा ने दरवाजे से आने वाली आवाज सुनी, तो वो दादो से लड़ने लगे कि मुझे मेरा चाकू लाकर दो, मैं अभी इसी वक्त बाहर जाऊंगा। मेरी दादो फौरन से उठकर दादा को दूसरे कमरे में ले आई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मामला कुछ और है। इसलिए उन पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करने लगी। जब वो दम कर रही थी, तो बाहर से कोई औरत मेरे दादा का नाम लेकर उन्हें पुकार रही थी। मेरे दादा का नाम फाजिल है और वो आवाज बार बार फाजिल कहकर उन्हें मुखातिब कर रही थी। मेरी दादो ने आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा। वो आवाज फाजिल फाजिल पुकारती रही, लेकिन मेरी दादो ने एक पल का भी वक्फा नहीं दिया और मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ती रही। और फिर आखिर उस दरवाजे से वो आवाज आना भी बंद हो गई। जो मखलूक वहां मौजूद थी, अब वो जा चुकी थी। रिजवान भाई, इस वाक़े को 30 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे दादा आधी रात के वक्त अक्सर नींद में जाग जाते हैं और जब वो जागते हैं तो बहुत अजीब तरीके से चीखने लगते हैं, क्योंकि इस वाक़े ने उनकी ज़िंदगी पर अच्छा खासा असर किया था।
ये था मेरा वाकया, इसे अपनी एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं आज के वाकयात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।